हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th सोशल साइंस टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। जो भी छात्र छात्रा हैं 2025 बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस टेस्ट को ज़रूर दें, क्योंकि इस टेस्ट में केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी बना दिया जाता है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में पूछेगा। दुनिया का पहला लोकतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये लिच्छवी में। कहाँ है? तो बिहार में है। लिच्छवी बिहार के भागलपुर के आसपास है। तो लिच्छवी कौन सा राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखे हैं वो चाणक्य ने लिखे हैं। कौन? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। इसमें क्या बताया गया है कि पटना के राज्य व्यवस्था को कैसे चलाना है, पाटलिपुत्रा के राज्य व्यवस्था को कैसे चलाना है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का था? मेगास्थनीज यूनान का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे। और इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज का है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एस.ए. डागे। एस.ए. डागे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एस.ए. डागे। कब की? तो 1925 ईस्वी में। याद रखेगा, नाम थोड़ा अटपटा सा है। एस.ए. डागे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एस.ए. डागे। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 में। जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। देश के निर्माण कर्ता जो थे, जिसे इनके पिता जो कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दल की उत्पत्ति किस देश से हुई? राजनीतिक दल की उत्पत्ति ब्रिटेन या इंग्लैंड से हुई। ब्रिटेन, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं और इंग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्या है, भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा था? भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1688 में। पूछेगा बिहार का प्रथम नगर निगम तो था क्या? पटना था। इसकी स्थापना कब? 1952 में। संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में 12 अनुसूची है। नगरीय शासन व्यवस्था किस संविधान संशोधन से आई? नगरीय शासन व्यवस्था, एक पंचायती राज है, एक नगर वाला शासन है। तो दो है, तो गांव वाला पंचायती राज है और नगर में, शहर में नगर वाला शासन है। तो ये जो है 74वां संविधान संशोधन, नगर वाला 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया। 1992 में नगर वाला 74वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन पंचायती राज पूछेगा तो होगा 73वां संविधान संशोधन 1991 में। कब? 1992। 74वां 1992 में नगरीय शासन व्यवस्था है। अगर पंचायती राज पूछेगा तो 73वां 1991 में। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं का विघटन की स्थिति में, माने अगर विघटित हो गई तो उसका सरकार नहीं चला, मुखिया जो नहीं चला, तो कितने समय के अंदर चुनाव कराना जरूरी है? तो 6 महीना के भीतर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज का वर्णन किस संविधान संशोधन में? अभी बताएं 74वां में नगर परिषद का वर्णन है, नगरीय शासन व्यवस्था का। और 73 में है 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का वर्णन। संविधान संशोधन कभी आया था? 73वां आया था 1991 में। 1991। 74वां 1992 में। स्थानीय स्वशासन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन की चर्चा जो है 40 नंबर अनुच्छेद में है। या पूछेगा पंचायती राज के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में? वो भी 40 ही। स्थानीय स्वशासन का मतलब हुआ पंचायती राज का गठन। अगला है
बिहार के एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या नगर निगम में वार्ड की न्यूनतम संख्या 37 हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वार्ड हो सकता है? तो एक नगर निगम में ज़्यादा से ज़्यादा 75। पूछेगा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 75। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 37। अगला क्या है? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तांबा का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तांबा पूछेगा तो उड़ीसा। तांबा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उड़ीसा। लोहे का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक। और कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य में होता है? तो झारखंड। तीनों याद रखिएगा, क्या आएगा? लोहा तो कर्नाटक, कोयला झारखंड और तांबा तो उड़ीसा। कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम भी तो है रेगुर मिट्टी। और कहेगा कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो महाराष्ट्र में, क्योंकि काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें साधन के जितने भी संसाधन हैं उस पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट काम कर रहा है तो हो गया निजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई सरकारी काम कर रहा है तो उसको कहते हैं उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यदि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधन के सभी चीज़ों पर जो अधिकार करता है सरकार करता है तो समाजवादी कहते हैं। यदि किसी संसाधन के सभी चीज़ों पर अधिकार जो है किसी निजी व्यक्ति या संस्थान के हाथ में है तो क्या हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो लिख लेते हैं, देखते हैं पहला क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधन एवं उत्पादन, क्या उत्पादन करना है क्या नहीं करना है, किसी निजी व्यक्ति या संस्थान के पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इससे सोचिए फायदा ज़्यादा होगा कि नहीं? तो इससे फायदा प्राइवेट आदमी जो है मन से काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाएगा। सरकार का काम क्या होता है? जनता का भलाई करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना होता है। तीन अर्थव्यवस्था होता है, तीनों अच्छा समझ लीजिए। एक होता है पूंजीवादी जिसमें संसाधन और उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों संस्थानों का हाथ होता है। यदि संसाधन के एवं उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का हाथ होता है तो उसे कहते हैं समाजवादी। और जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर संसाधन या उत्पादन करते हैं तो उसे क्या कहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? बाह्य स्रोतीकरण से क्या समझते हैं? बाह्य स्रोतीकरण का मतलब क्या हुआ? जब हमारे देश में काम करने वाले मजदूरों की कमी हो जाए, हमारे देश के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की कमी हो जाए तो हमें किसी दूसरे देश से मजदूर लाना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? बाह्य स्रोतीकरण। दूसरा का आंसर क्या है? यदि किसी देश में काम करने वाले मजदूरों की कमी हो जाती है
कमी हो जाती है तो उस स्थिति में दूसरे देश से किसी दूसरे देश से मजदूर लाना बाह्यस्रोतीकरण कहलाता है। बाह्यस्रोतीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेश का मतलब गुलाम। यदि कोई शक्तिशाली राज्य किसी कमजोर राज्य पर कब्जा करके उसका शोषण करने लगता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं और इस मानसिकता को उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या बोले? यदि कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर उसका शोषण करने लगे तो इसे उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश कहा जाता है और इस मानसिकता को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा में अंतर बतावे। नवीकरणीय ऊर्जा जिस ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से रोज हो सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा जिस ऊर्जा की प्राप्ति होने में बहुत सालों लग जाती है। अनवीकरणीय ऊर्जा जैसा सौर ऊर्जा क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा। और लेकिन कोयला हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा। सोचिए किससे प्रदूषण मिलेगा? तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। अनवीकरणीय ऊर्जा से प्रदूषण फैलता है। इस प्रकार 2-3 पॉइंट लिख देंगे। एक और लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा, इस बगल अनवीकरणीय ऊर्जा। देखें क्या लिखा? पहले परिभाषा लिखिए। वैसा ऊर्जा जिसका निर्माण आसानी से कम समय में हो जाता है। कम समय में हो जाता है नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे? इसमें परिभाषा लिखेंगे वैसा ऊर्जा जिसका निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। इसमें
कौन प्रदूषण फैलाएगा? तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रदूषण है। यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, नहीं फैलाता है। इसमें क्या लिखेंगे? 2 में, यह प्रदूषण फैलाता है, यह प्रदूषण फैलाता है। 3 नंबर में क्या लिखेंगे? 3 नंबर में लिखेंगे जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। इसमें क्या लिखेंगे जैसे 3 नंबर में? 3 जैसे में लिखेंगे, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम आदि। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा नीति से आप क्या समझते हैं? तो भाषा नीति क्या होती है? हमारे देश में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें 22 प्रमुख भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई। इसी को क्या कहते हैं? भाषा नीति कहते हैं। समझिए भाषा नीति कहेंगे हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जिनमें प्रमुख 22 भाषाओं को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसे भाषा नीति कहते हैं। भाषा नीति कहते हैं। वीडियो ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देने से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब धीरे धीरे सही होता जाएगा और अपने एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।